हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफलतम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आपके लिए हर रोज नए नए फिजिक्स के वीडियोस लेके आ रहे हैं। उसी सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। फिजिक्स को पढ़ने से पहले मैथमेटिकल टूल को पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स क्या है, अल्फाबेट्स है। अगर फिजिक्स वर्ड्स और सेंटेंसेस हैं तो मैथमेटिक्स क्या है, अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट को सीखने से पहले हम लोग जैसे वर्ड और सेंटेंसेस नहीं सीख सकते, वैसे ही मैथमेटिक्स को सीखने से पहले हम पूरी तरह से फिजिक्स को नहीं जान सकते। अब हम मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स के लिए, तो हमें दो लोगों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहला व्यक्ति कौन है? पहला व्यक्ति है एरिस्टोटल और दूसरा व्यक्ति है गैलीलियो गैलीली। ये दोनों अलग अलग समय के बहुत ही अच्छे फिजिक्स और मैथमेटिशियन थे। इनमें से हमारे पास जो एरिस्टोटल साहब हैं, इन्होंने फिजिक्स में मैथ्स का यूज कभी नहीं किया। इन्होंने मैथ्स का प्रयोग नहीं किया किसके अंदर, फिजिक्स में। वही गैलीलियो गैलीली साहब थे जिन्होंने शुरुआत की, ऐसा मैं बोल सकता हूं, किसका, मैथ्स का यूज करने की, किसके अंदर, फिजिक्स में। आज कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स का फिजिक्स में, आप भली भांति जानते हो। इन दोनों की स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके बीच की राइवलरी के बारे में पढ़ेंगे, एक बहुत ही फेमस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, और वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे मैथमेटिकल टूल ऑफ फिजिक्स की। तो यहाँ पर पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा इन दोनों साइंटिस्ट के बारे में। ग्रीक साइंटिस्ट थे कौन, एरिस्टोटल साहब, और इनका जन्म होता है 384 BCE में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट इनका जन्म होता है किसके अंदर, 384 BC। और वहीं पर अगर मैं गैलीलियो गैलीली की चर्चा करूं तो इनका जन्म होता है 15 Feb 1564 को इटली के अंदर। तो दोनों का अलग अलग समय था, कितने हजारों वर्षों का इन दोनों में डिफरेंस था। इनका जन्म बहुत पहले हो चुका था, इनका जन्म बहुत बाद में हुआ था। फिर भी इनके बीच में एक राइवलरी होती है, इनके बीच में एक लड़ाई होती है, इनके बीच में एक युद्ध होता है। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था दोनों का एक ही चीज पर अलग अलग राय होनी। वो राय क्या थी दोनों की? ये अपनी स्टेटमेंट्स में अलग चीज बोलते थे, ये अपनी स्टेटमेंट में अलग चीज बोलते थे। एरिस्टोटल साहब अपने टाइम के बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, ठीक है। उनको आज जैसे हम लोग अपने टाइम में अपने जो आइंस्टीन साहब थे, वैसे ही एरिस्टोटल भी अपने टाइम में बहुत फेमस थे। तो एरिस्टोटल को तब वहां के लोग या फिर उस टाइम तक उन एरिस्टोटल को किसी ने गलत प्रूफ नहीं किया था, इसलिए एरिस्टोटल को बहुत पूजा जाता था, बहुत माना जाता था। जब गैलीलियो साहब ने पहली बार कहा कि एरिस्टोटल की स्टेटमेंट गलत है, उसको फिजिक्स के बारे में ये ज्ञान नहीं था, तो फिर गैलीलियो गैलीली साहब को बहुत कुछ सुनने को मिला था। इनको जेल भी हुई थी। इनका ऐसा बोला जाता है कि गैलीलियो गैलीली की मैक्सिमम रिसर्च को बाद में एडमिट किया गया जब उनकी डेथ हो गई। एक बार तो इनको पागल सन की बोल दिया गया, इनको जेल भी हुई। तो बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। तो अगर आज आप भी स्ट्रगल कर रहे हो तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा रहेगा, एक दिन आपको भी दुनिया मानेगी, आपकी जो मेहनत है वो भी रंग लेकर के आएगी। अब हम इनकी राइवलरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एरिस्टोटल साहब और गैलीलियो गैलीली में जो राइवलरी थी, जो इनके बीच जो लड़ाई थी, वो किस चीज के लिए थी, वो क्या थी। राइवलरी थी किसके ऊपर? फ्री फॉल के ऊपर। फ्री फॉल के ऊपर राइवलरी इनके बीच हुई थी। वो क्या थी? देखो, इनकी अपनी एक अलग स्टेटमेंट थी, इनकी एक अलग स्टेटमेंट थी किसके लिए? फ्री फॉल के लिए। गैलीलियो साहब की अपनी एक अलग स्टेटमेंट थी किसके लिए? फ्री फॉल के लिए। तो जब हम इनकी स्टेटमेंट पढ़ें उससे पहले हमारा जानना जरूरी है कि ये फ्री फॉल है क्या। तो फ्री फॉल क्या है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, केवल ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरता है, यानी अर्थ की तरफ गिरता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री फॉल की सिचुएशन बोलते हैं। यानी कि और कोई भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लग रहा, केवल क्या हो रहा है, ग्रेविटी उसके ऊपर वर्क कर रही है, वो हमारा होता है फ्री फॉल।
जैसा कि स्टेटमेंट में आपको नजर आ रहा है, फ्री फॉल इज डिफाइंड एज ए सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। एक ऐसी सिचुएशन जब कोई ऑब्जेक्ट केवल ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। तो अब इन दोनों की अलग अलग राय थी, इन दोनों की अलग अलग बातें थी, फ्री फॉल पर अलग अलग स्टेटमेंट थी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या थी। एरिस्टोटल साहब क्या कहते हैं? एरिस्टोटल साहब कहते हैं कि अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट और एक लाइट ऑब्जेक्ट को एक साथ धरती की तरफ छोड़ा जाए तो जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा? जल्दी पहुंच जाएगा अर्थ पे, और जो लाइट ऑब्जेक्ट है, जो हल्का ऑब्जेक्ट है, उसको नीचे गिरने में टाइम लगेगा। वहीं हमारे जो गैलीलियो गैलीली हैं, ये क्या बोलते हैं कि चाहे कोई ऑब्जेक्ट हैवी हो या फिर लाइट हो, यानी हल्का हो या भारी हो, आप उसको जैसे ही छोड़ोगे अर्थ की तरफ तो वो दोनों एक साथ पहुंच जाएंगे अर्थ पे। मास का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि गैलीलियो गैलीली साहब और एरिस्टोटल के बीच क्या डिफरेंस था। जो हमारे एरिस्टोटल साहब थे वो चीजों को देखते थे, देखने के बाद एज इट इज उसकी स्टेटमेंट लिख देते थे। वहीं गैलीलियो गैलीली साहब क्या करते थे? उसको ऑब्जर्व करते थे, मैथमेटिकली ऑपरेशन उसके ऊपर लगाने का प्रयास करते थे। तो उसी की वजह से ये सही भी साबित हुए। इन्होंने ही शुरू किया था क्या? यूज करना किसका? मैथ्स का। किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर। जैसे जो हमारे एरिस्टोटल साहब थे, इन्होंने क्या किया? जैसे दो चीजें ली, एक तो लाइट ऑब्जेक्ट लिया, एक थोड़ा हैवी ऑब्जेक्ट लिया, इन दोनों को एक साथ गिराया। ऐसे दोनों को एक साथ गिराया तो गिराने से क्या हुआ? आपको पता है, पेन जल्दी गिर गया। पेन जल्दी गिर गया, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था एयर रेजिस्टेंस। लेकिन गैलीलियो गैलीली साहब ने सोचा कि ये तो क्या हो रहा है, ग्रेविटी हैवी ऑब्जेक्ट पे ज्यादा लग रही है और जो लाइट ऑब्जेक्ट है उस पर कम लग रही है। बाद में गैलीलियो गैलीली साहब ने इनको रॉन्ग प्रूफ कर दिया था। तो मैंने आपको कहा, जब गैलीलियो गैलीली साहब ने ऐसी चर्चाएं शुरू की, ऐसा बोलना शुरू कर दिया कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो लोगों ने इनका विरोध किया। अब जब भी किसी चीज का विरोध होता है तो हमें उसका प्रमाण देना पड़ता है कि ये बात सत्य है। तो वही प्रमाण देने के लिए इन्होंने गैलीलियो ट्रिक, जो बाद में बहुत ज्यादा फेमस हुई, उसका यूज किया था। और वो गैलीलियो ट्रिक क्या है? देखो ये एक बिल्डिंग है, द लीनिंग टावर। कहते हैं कि ये इसके ऊपर गए, कौन? हमारे गैलीलियो गैलीली साहब, और यहां से इन्होंने एक बॉल को छोड़ा। ये बॉल क्या करेगी? बहुत फास्टली नीचे गिर गई। और अगर ये बॉल बहुत फास्टली नीचे गिर गई तो उस टाइम इतने अच्छे वॉचेज नहीं थी, इतने अच्छे टाइम को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि वो क्या कर सके कि इसका टाइम मेजर कर सके कि कितने टाइम में कहां पहुंची, इसकी अलग अलग सिचुएशन पर इसका टाइम मेजर कर सके। ऐसा कोई भी डिवाइस उस समय तक था नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया कि अब तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया भी, किसी भी चीज की अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो, एक्सेलरेशन निकालना हो, तो ये तो बड़ा टफ वर्क था। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही तुम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे गिराओगे तो वो बहुत जल्दी, उसकी एक्सेलरेशन बहुत अधिक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वेलोसिटी बहुत जल्दी बढ़ जाती है, जिसके कारण वो अच्छे से टाइम को रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे। तब इन्होंने क्या यूज की? इस ट्रिक का यूज किया। ट्रिक क्या थी कि चलो मैं वहां से बिल्कुल, अगर 90 डिग्री की बात करें तब तो मैं नहीं कर पाऊंगा कि यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गिराऊं तब तो ये बहुत टाइम लेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे चला करके देखता हूं, इन्होंने क्या सोचा कि इस बॉल को इंक्लाइंड प्लेन पे चला के देखता हूं, और आपको पता है इंक्लाइंड प्लेन पर तो टाइम लगेगा, बॉल को आने में टाइम लग जाएगा। जैसे कि एक तो मैं बॉल को यहां से यहाँ छोड़ू, यहाँ बहुत जल्दी पहुंच जाएगी बॉल, और एक इस इंक्लाइंड प्लेन पे बॉल को चलाऊं तो या तो धीरे धीरे आएगी, और वो आने का रीजन क्या है? अब भी ग्रेविटी है। इंक्लाइंड प्लेन पर अगर बॉल रिवॉल्व कर रही है, आगे चल रही है, मूव कर रही है, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भी ग्रेविटी है। तो इन्होंने कहा चलो यहाँ ये धीरे धीरे आएगी तो मुझे टाइम का पता लग जाएगा कि कितना टाइम इसने लिया। तो इन्होंने ऐसे एक बॉल को छोड़ा, ये एंगल था, लेट कर लो कितना, 30 डिग्री। ये एंगल कितना था? 30 डिग्री था, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो बॉल कुछ ऐसे मूव किया। तो इन्होंने क्या किया? अलग अलग टाइम पर अलग अलग सिचुएशन में
इसका जो पोजीशन थी वो चेक की। तो इन्होंने क्या देखा, जो पहला टाइम टी आया, जो पहला टाइम टी आया, इस टाइम टी में इसने ये डिस्टेंस कवर किया था x। अगले टाइम टी में इसका जो डिस्टेंस हो गया था वो हो गया था 3x, और अगले टाइम टी में इसका जो डिस्टेंस था वो हो गया था 5x। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने ऐसा किया कि ये वाला जो एंगल था ये बढ़ा लिया थोड़ा। यहां पर देखो पहला जो एंगल है वो छोटा है, ये 30 डिग्री के आसपास था। अब वाला एंगल क्या था, बड़ा था, यानी इसको हम मान सकते हैं कि ये 50 डिग्री के आसपास इन्होंने एंगल ले लिया। 50 डिग्री होने के बाद इन्होंने जो बॉल की जो मूवमेंट देखी वो भी कुछ इस तरीके से ही आई, यानी कि ये डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर इनको टाइम के साथ कंपेयर करें, तो पहले टाइम टी में x, अगले टाइम टी में 3x, और अगले टाइम टी में कितना चल रहा था, 5x। ऐसा ही इन्होंने इस पर भी किया। कौन सी बॉल पर, बॉल नंबर 3 पर। बॉल नंबर 3 पर भी जब इन्होंने ऐसा किया तो इन्होंने देखा कि ये बॉल जो थर्ड है, जब ये एंगल 70 के आसपास हो रहा है, ये भी ऐसे ही मूव कर रही है कि जो पहला टाइम टी में जो डिस्टेंस है वो क्या है, x, फिर क्या आ रहा है 3x, और उसके बाद ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, 5x। यानी कि ये ओड मल्टीपल ऑफ x चल रहा है। ओड मल्टीपल ऑफ x मीन्स पहले 1x, फिर 3x, फिर 5x, फिर 7x, फिर 9x, कुछ इस तरीके का मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा था। तो इसके बाद क्या होता है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भैया अगर इतने एंगल्स मैंने चेक कर लिए, कितने एंगल, मैंने 30 डिग्री का एंगल बना के देख लिया, इसके बाद मैंने इस एंगल को 50 भी किया तब भी देखा, अगर मैंने उसके बाद इसको 70 भी किया तब भी देखा। अगर इतने सारे एंगल्स पर ये 3x, 5x, 7x है, तो ये 90 डिग्री पर भी जब ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तब भी तो ये ऐसा ही मूवमेंट इसकी होगी कि पहले x, फिर 3x, फिर क्या आएगा 5x। तो इन्होंने फिर ऐसे कि ये जब 90 डिग्री पे गिरेगी तब भी इसके अंदर क्या आएगी, यही रिलेशन इसका रहेगा। यानी जब ये इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, इनिशियल पोजीशन से यहां तक आने में टाइम t लगता है, डिस्टेंस x है, उसके बाद वाला जो टाइम t लगेगा, अगर इसके जो डिस्टेंस 3x होगी, उसके बाद टाइम t लगेगा और ये डिस्टेंस कितनी होगी, 5x होगी। इन्होंने ऐसा बोल दिया। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि देखो मैंने जब टाइम t लिया था तो डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस थी x। इसके बाद क्या हुआ, देखो टाइम यहाँ t से कहां तक पहुंच गया, 2t तक, t प्लस t कितना हो गया, 2t, तो डिस्टेंस कितना हो गया 3x, ये x, ये 4x। यानी जब टाइम 2t हो गया तो डिस्टेंस कितना हो गया, 4x। इसके बाद क्या हुआ, जब टाइम कितना हो गया 3t, यानी कि t प्लस t, तब ये डिस्टेंस कितना हो गया, x, 3x, 5x, 8x और x 9x। यानी टाइम जब 3t था तो ये डिस्टेंस हो रहा है 9x। तो अब इन्होंने क्या बोला, देखो ये 1 तो ये भी 1, ये 2 तो ये 4, ये 3 तो ये 9। तो इन्होंने लिखा कि यार यहाँ तो मुझे पता चल रहा है x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है। और अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है तो यहाँ पर तो मास का तो कोई लेना देना है ही नहीं, कोई मास नहीं है। डिस्टेंस जो कवर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा t स्क्वायर के, केवल टाइम और डिस्प्लेसमेंट का खेल है, बाकी किसी भी मास का कोई जिक्र है नहीं। ये गैलीलियो की ट्रिक थी ये बताने के लिए कि भैया हैवी ऑब्जेक्ट जल्दी नहीं गिरेगा, सभी के सभी ऑब्जेक्ट क्या गिरेंगे, एक ही स्पीड से गिरेंगे। इसके बाद ऐसा बोला गया कि चलो x अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट चाहिए kt स्क्वायर होगा, और k की वैल्यू गैलीलियो साहब ने हमें बताई कि 5 है, k कितना है 5, तो x इज इक्वल टू लिखा गया 5t स्क्वायर। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पहले इनिशियल में उस अगर रेस्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, तो तुम लोग ये फॉर्मूला यूज करके क्या कर सकते हो, उसके द्वारा तय किया गया डिस्टेंस निकाल सकते हो
या तुम्हें डिस्टेंस पता है तो तुम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो, तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो, तुम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो, तुम अगर डिस्टेंस पता है तो टाइम निकाल सकते हो, टाइम पता है तो डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब देखो, अब ये अपने टाइम का कितना अच्छा साइंटिस्ट था, तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इन्होंने इस ट्रिक की वजह से बता दिया था कि x इज इक्वल टू क्या है, 5t स्क्वेयर है। उसके बाद न्यूटन साहब इनके बाद आए थे, न्यूटन साहब ने क्या बताया कि जो x होता है या जो h होता है वो किसके इक्वल होता है, ut प्लस हाफ gt स्क्वेयर के। h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो 0 प्लस में 1/2, g की वैल्यू हम लोग कितनी लेते हैं, 10 ले लेते हैं, इनटू में t स्क्वेयर 15, h इज इक्वल टू क्या आ गया, 5t स्क्वेयर। ये बात न्यूटन साहब ने उसके बहुत दिनों के बाद बताई थी, उससे पहले ही इन्होंने एक छोटी सी टिक से क्या फाइंड आउट कर लिया था कि डिस्टेंस कैसे निकलेगी ड्यूरिंग फ्री फॉल। तो ये अपने टाइम के इसीलिए ये बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन था। तो मैं कहूंगा कि अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो एक स्माइली, एक थंबनेल किसके लिए होना चाहिए, गैलीलियो गैलीली साहब के लिए होना चाहिए। लाइव चैट में जिसको गैलीलियो गैलीली की ट्रिक पसंद आई हो वो क्या करेगा, थंब भेजेगा, विक्ट्री साइन भेजेगा, किसके लिए, हमारे गैलीलियो गैलीली के साहब के लिए। इसके बाद हमें क्या करना था, ये बात यहां तक नहीं रुकी, ये बात आगे चली। अब गैलीलियो गैलीली को भी अच्छा लगने लगा कि हाँ मैंने ये प्रूफ कर दिया कि x इक्वल टू क्या होता है, 5t स्क्वेयर होता है। अब इन्होंने कहा क्या कि देखो मुझे अगर किसी एक पॉइंट से यहां तक आने में कितना टाइम लगा है t, तो ये डिस्टेंस, तो जो x होगा वो किसके इक्वल होगा, 5t स्क्वेयर के इक्वल होगा। अगर ये डिस्टेंस कितना है x, टाइम कितना लगा t और डिस्टेंस कितना है x। अब ये क्या कहते हैं कि अगर मुझे एक छोटी सी वेलोसिटी और या छोटा सा डिस्टेंस और कवर करना हो जिसमें मुझे टाइम लगे डेल्टा t और डिस्टेंस मेरा हो डेल्टा x, तब इनका जो काम था वो था इंस्टेंट वेलोसिटी निकालने का। ये क्या कहते हैं कि मुझे एक छोटे से इंटरवल में वेलोसिटी चाहिए कि कितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की आ रही है, उस पर इन्होंने काम करना शुरू किया। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, टाइम t लग रहा है, तो x इक्वल टू क्या होगा, 5t स्क्वेयर होगा। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को x प्लस डेल्टा x कर दूं, अगर मैं इस डिस्टेंस को x प्लस डेल्टा x कर दूं तो क्या ये इक्वल होगा 5 इंटू में t प्लस डेल्टा t के स्क्वेयर के। x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू किसके होगा, 5t प्लस में डेल्टा t स्क्वेयर के, बिकॉज x इज इक्वल टू क्या था, 5t स्क्वेयर था। इसके बाद ये कहते हैं कि x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू में ओपन करेंगे ब्रैकेट को, क्या आएगा, टी स्क्वेयर प्लस डेल्टा टी का स्क्वेयर प्लस 2t डेल्टा टी, 2t डेल्टा टी। इसके बाद x इज प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5t स्क्वेयर प्लस 5 डेल्टा टी का स्क्वेयर प्लस 10t डेल्टा टी। उसके बाद देखो तुम्हें पता है x इज इक्वल टू क्या है, 5t स्क्वेयर। यहाँ पे x, यहाँ पे 5t स्क्वेयर आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, डेल्टा x इज इक्वल टू 5 डेल्टा t का स्क्वेयर प्लस 10t डेल्टा t। इसके बाद ये क्या कहते हैं, इसके बाद ये कहते हैं कि अगर मुझे यहाँ की वेलोसिटी निकालनी हो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की, तो ये वेलोसिटी कैसे निकलेगी, ये वेलोसिटी तो निकलेगी किससे, कि जब मैं इस डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी कर दूं, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं इस तरफ डेल्टा टी लिखूंगा, केवल दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड करूंगा। तो करो 5 डेल्टा टी का स्क्वेयर अपॉन डेल्टा टी प्लस यहां पे क्या था, यहाँ पे था 10 डेल्टा टी, 10t इंटू में डेल्टा टी। यहाँ उसके बाद क्या होगा, 10t डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा टी।
डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी जो निकल के आया वो आपका था कितना 5 डेल्टा टी प्लस में 10 टी। अब उन्होंने क्या किया कि अगर ये टाइम बहुत छोटा है, अगर ये टाइम क्या है बहुत छोटा है, डेल्टा टी कितना है अप्रोक्सीमेट 0 है, तो हम लोग ये क्या बोल सकते हैं 10 टी डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो इसको क्या करोगे यहाँ के पोर्शन को 0 पुट कर दोगे, ये 0 प्लस में क्या बचा 10 टी, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और ये अगर पोर्शन 0 हो, नीचे वाला पोर्शन 0 हो तो इसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन, यानी dx अपॉन dt निकल के आ गया 10 टी। देखो शुरुआत कहां से हुई थी, शुरुआत हुई थी x इज इक्वल टू था 5t स्क्वेयर, dx बाई dt कहां आके रुका, dx बाई dt आके रुका कहां पर 10t पर। ऐसे ही इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था x को 5t क्यूब माना, x को क्या माना 5t क्यूब, x को लिख दिया 5t क्यूब, और फिर से क्या किया x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 5t प्लस डेल्टा t का क्यूब। तो इन्होंने dx बाई dt लास्ट में जो निकाला वो कितना था 15t स्क्वेयर। तो इन्होंने ये बोला कि देखो यहाँ तो एक रिलेशन बन रहा है, ये 2 आगे आ रहा है और यहाँ पर एक पावर कम हो रही है, ऐसे यहाँ 3 आगे आया 15 और एक पावर कम t स्क्वेयर, यहाँ पे 2 आगे आया 5 इंटू 10 और यहाँ से t की एक पावर क्या हो गई कम हो गई, यानी 2 से 1 हो गया। तो इसी को बेटा बोला गया क्या डिफरेंशिएशन, इसी को बोला गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या लिखा गया, डिफरेंशिएशन में लिखा गया अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है तो जो dy बाई dx होगा वो होगा nx n माइनस 1। देखो ये पावर आगे और x की पावर है वो क्या हो गई एक कम हो गई, इसी को डिफरेंशिएशन बोला जाता है, जो गैलीलियो गैलीली की उस ट्रिक से हमने निकाला है। इसके बाद हमारे पास आता है देखो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है, देखो डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस इन मैथ्स वेयर वी फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन function based on one of its variable. The most common example is the rate of change of displacement with respect to time called velocity. यानी कि जब हम लोग इंस्टेंट वेलोसिटी निकालते हैं एक छोटे से पल के लिए, जैसे हमने डेल्टा टी को क्या किया था 0 पुट किया था, उसके लिए हमें क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएशन चाहिए, ये एक मैथमेटिक्स का रूल है। अच्छा उसके बाद कुछ एक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है बेटा, कौन कौन से फॉर्मूला है आपके सामने। बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, kx का डिफरेंशिएशन ds के रिस्पेक्ट में k, x की पावर n का ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है। sin x का cos x का माइनस साइन, tan का सीकेंट स्क्वायर, cot का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, सीकेंट का सीकेंट x इंटू टेन एक्स, कोसिकेंट x का कोसिकेंट x इंटू कोट x। ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लगाने शुरू करोगे तब आप इन फॉर्मूलाज को चेक करते रहिए क्वेश्चंस के साथ साथ, धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे और ये सारे फॉर्मूलाज आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे। अलग से आपको किसी भी फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करो तब अगर तुम्हें लगे कि मुझे इस फॉर्मूला की जरूरत है तो तब उस टाइम उस फॉर्मूला को देखो, और वो देखा हुआ फॉर्मूला आप कभी भी नहीं भूलोगे, ऐसा विश्वास रखो। इसके बाद हमारे पास आता है सर रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। ये रूल मैं आपको बता चुका हूं, इस पे एक दो क्वेश्चन हम लोग जरूर ट्राई करेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू 6x क्यूब, f डैश x से हम लोग शो कर सकते हैं डिफरेंशिएशन को, क्या होगा तुम्हें पता है nx n माइनस 1 इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पर n कितना था x की पावर n कितना है 3 इंटू में 6 आगे लिखा हुआ है x, उसके बाद 3 माइनस 1 यानी कि 18x की पावर 2 इज द आंसर। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है x की पावर 9 का क्यूबिक रूट,
x की पावर 9 का क्यूबिक रूट मतलब की पावर 1/3 मीन्स की x की पावर 3 और 3 आ जाएगा, आगे पावर हो जाएगी एक कम, तो आंसर आ जाएगा 3x²। लाइव चैट में इन सभी दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझसे पहले सोल्व करके बताओगे और हम लोग जरूर देखेंगे कि आपने किस किस बच्चे ने आंसर दिया है। f' इसका क्या होगा, देखो x की पावर 3 और x की पावर 4 टोटल कितने हुए, x की पावर 7 अपॉन x की पावर 5 कितना बता, x की पावर 2। तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू में x और पावर 1 कम हो जाएगी तो 1 ही बचेगी जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर इज 2x। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया 3/4 y की पावर 4 अपॉन y की पावर 3। तो तुम्हें पता है यहां से इसको कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, 3/4 तो बच जाएगा, इंटू में y बचा, क्योंकि ऊपर जाकर के ये पावर क्या कर देगा, कम कर देगा। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है 3/4y, f' निकालना है, पावर कितनी है y की 1 आगे आएगी तो ये बन गया 3/4। अब 1 से 1 कम हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे लिखूंगा मैं y की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 का मीनिंग क्या है 1, तो ये बन जाएगा 3/4। आंसर इज 3/4। इसके बाद आज की क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आपने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन ट्राई करने कम से कम उस एक रूल पर, तो जो हमने सीखा है वही आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी किसकी, एरिस्टोटल और गैलीलियो की। लगातार सफलतम क्लासेस के साथ बने रहिए और देखते रहिए सफलतम क्लासेस।